तो हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है एक माउंटेन के ऊपर से, जहाँ पर बर्फ पड़ रही होती है। वहीं पर एक नदी होती है जो कि बर्फ की वजह से बहुत ज़्यादा ठंडी हो चुकी है। और यहीं पर नदी के बीचों बीच हमारे हीरो को दिखाते हैं, जिसका नाम मिंग है। मिंग उस नदी के ठंडे पानी में बैठकर अपनी बॉडी को कल्टिवेट करने की कोशिश कर रहा है। वो यहाँ पर बॉडी कल्ट के मेथड को अप्लाई कर रहा है, क्योंकि मिंग अपनी बॉडी की कल्टिवेशन को यूज नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी कल्ट वाली नर्व्स को किसी ने काट दिया है। और ये किसने किया है, ये आपको आगे थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। बर्फ गिरने की वजह से वहां के नदी का पानी बहुत ज्यादा ठंडा होता है। ऊ को जमा देने वाले इस ठंडे पानी में मिंग यहाँ पर अपनी बॉडी को कल्टिवेट करने की कोशिश कर रहा है। वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। वो पानी के अंदर पंच मारता और कहता है, मैंने किसी से सुना है कि अगर हम अपनी बॉडी कल्टिवेशन की टेक्निक को परफेक्ट कर लेते हैं, हमें गैदरिंग आउराउंड्स की जरूरत नहीं पड़ती, हमें बॉडी को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं। बॉडी कल्टीवेशन से ही हम ग्रैंड मास्टर बन सकते हैं। मिंग पानी से बाहर निकल आता है, उसके कपड़ों पर भी बर्फ पड़ी होती है। वो अपने कपड़ों को निचोड़ते हुए पहन लेता है और साथ ही कहता है, हालांकि बॉडी को कल्टीवेट करने के लिए ये वाला तरीका सबसे ज्यादा क्रूअल है और सबसे ज्यादा आसान भी है, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट है। जितना ज्यादा मैं ठंडे पानी में बैठकर अपनी बॉडी को हम ठंडे पानी में बैठकर बॉडी कल्टीवेशन की इस टेक्निक को यूज करते हैं तो हम लोग 20 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। इस बात से मिंग थोड़ा सा उदास हो जाता है, लेकिन फिर वो आसमान की तरफ देखता है और कहता है, कोई बात नहीं, मेरे लिए 20 साल की उम्र काफी है। मुझे बस अपने पेरेंट्स की मौत का बदला लेना है। एक बार मैं अपनी मॉम डैड की मौत का बदला ले लूं, फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं 20 साल तक जिंदा रहता हूं या नहीं। मिंग उस ठंडे पानी से निकलकर वापस अपने गांव की तरफ चला आता है, लेकिन जैसे ही वो गली में से गुजर रहा होता है, सारे देखने वाले उसके ऊपर हंस रहे होते हैं और हंसते हुए कहते हैं, जरा देखो तो सही, ये रहा जीनियस मिंग। लगता है ये फिर से माउंटेन के ऊपर ठंडे पानी में बैठा अपनी बॉडी को कल्टीवेट कर रहा होगा। पता नहीं इस लड़के को समझ क्यों नहीं आती। ये एक लूजर है और लूजर को लूजर ही रहना चाहिए। चुपचाप बस बैठो, खाना खाओ और सो जाओ। तुम्हें सारी हार्ड ट्रेनिंग करने की क्या जरूरत है। मिंग उन सभी की बातों को इग्नोर कर देता और आगे चला जाता है, और साथ ही वो हमें बताता है कि वो कौन है और आखिर सारे लोग उसके बारे में इस तरह क्यों बातें कर रहे हैं। मिंग कहता है, मेरा नाम मिंग जी है और मैं जी क्लैन में पैदा हुआ। मेरा जी क्लैन इस पूरे एरिया का सबसे बड़ा क्लैन है। शुरुआत में मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा अच्छी थी जब मेरे पेरेंट्स जिंदा थे, लेकिन जब मैं 10 साल की उम्र का हुआ तब मेरे पेरेंट्स ने मेपल लीफ सिटी के किसी एक बड़े आदमी से पंगा ले लिया, जिसकी वजह से उस बंदे ने मेरे दोनों पेरेंट्स को, मेरे मॉम और डैड को मार डाला। उन दोनों के मरने के बाद मैंने ये फैसला किया कि मुझे अपनी कल्टीवेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ाना है। मैंने बहुत ही मेहनत की, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया ताकि मैं अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सकूं, ताकि उनकी मौत का बदला ले सकूं। मिंग कहता है, उस वक्त जब मैंने कल्टीवेशन को स्टार्ट किया था तब मेरी कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुकी थी और मैं वाकई में एक जीनियस था। सभी लोग मुझे जीनियस मिंग कहते थे। आज से तकरीबन 6 महीने पहले तक इस पूरे गांव में, हालांकि मेरे अपने ये क्लैन में भी नहीं था जो कि मेरे लेवल का हो, यानी मेरी कल्टीवेशन के कजन से भी ज्यादा हाई। इसी वजह से तो सारे लोग मुझे जीनियस मिंग कहते थे। मिंग के 2 कजन हैं, एक का नाम जेनजिंग है और दूसरे का नाम जेनजियोंग है। जेनजिंग बड़ा है, जेनजियोंग जेनजिंग से कहता है, अगर इसी तरह चलता रहा तो मुझे लगता है कि सिर्फ एक ही महीने में मिंग तुमसे आगे निकल जाएगा। उसकी कल्टीवेशन तुमसे बहुत ज्यादा हाई होती जा रही है। अगर तुमने आज इसको यहाँ पर नहीं रोका तो कल को ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। जेनजिंग आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि ये मेरे लिए मसला बन सकता है। और साथ ही नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं मिंग बाइट दरख्त के नीचे आराम से लेटा होता है और इसी बारे में सोच रहा होता है कि मैं अपनी मॉम डैड की मौत का बदला कैसे लूंगा। मेरी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा वीक है, मैं भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, पता नहीं कब मैं इतना स्ट्रॉन्ग होऊंगा। वहीं पर लेटे लेटे घास के दरमियान उसकी नजर एक फूल पर पड़ती है। वो एक स्पेशल फूल होता है। उस फूल का नाम रेड ड्रैगन ग्रास होता है। मिंग जल्दी से भागता हुआ उसके पास आ जाता है और उसे जमीन से उखाड़ लेता है और कहता है, ये वाला पौधा तो बहुत ज्यादा अच्छा है। मिंग उसे लेकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, अगर मैं इसे सन पाउडर के साथ यूज करता हूँ तो मेरी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मिंग काफी ज्यादा खुश होता है और उस फूल को अपने हाथ में पकड़कर वापस अपने घर तरफ चल पड़ता है और कहता है, चलो वापस चलकर इससे मेडिसिन बनाता हूँ। लेकिन वो वहीं पर रुक जाता है क्योंकि उसके सामने जाओजिंग होता है। जाओजिंग अपने कुछ लोगों के साथ वहाँ पर आया होता है। जाओजिंग उससे कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम इतनी जल्दी में कहाँ पर जा रहे हो? तुम्हारा बड़ा भाई यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आया है और तुम यहाँ से भाग रहे हो। मिंग जल्दी से अपने रेड ड्रैगन फूल को पीछे की तरफ छुपा लेता है और उससे कहता है, ब्रदर जीजिंग, तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? जांग जिन उसे कहता है, मैंने सुना है कि आजकल इस पूरे गांव में सिर्फ तुम्हारे ही चर्चे हैं। बहुत सारे लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि सिर्फ 6 दिनों में तुमने अपने कल्टीवेशन बेस को बढ़ा लिया है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। महीने के टाइम में तुम मुझे रिप्लेस कर दोगे। तुम तो मुझसे भी बड़े वॉरियर बन जाओगे क्योंकि तुम्हारी कल्टिंग दिन ब दिन हाई होती जा रही है।
तो अब तो तुम ये भी कहोगे कि मुझे तुम्हारे रास्ते में नहीं आना चाहिए क्योंकि फ्यूचर में तुम एक बहुत बड़े स्टार बनने वाले हो। मिंग उसे कहता है, बड़े भाई ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ कभी भी कॉम्पीट नहीं करना चाहता, मैं तो बस अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा हूँ ताकि अपनी मॉम डैड की मौत का बदला ले सकूं। जन उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ ताकि फ्यूचर में तुम कभी भी मुझसे कम्पीट ना कर पाओ। मिंग उसकी पास उनका बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, ये तुम क्या करने वाले हो? और साथ जैंग जिन अपने लोगों से कहता है, जल्दी से आगे बढ़ो और इस लड़के को इतना मारो कि इसकी सारी नर्व्स को काट दो ताकि ये फ्यूचर में कभी भी अपने बॉडी को कल्टीवेट ना कर सके। और फिर वो सारे लोग आगे बढ़ते हैं और यहीं पर दिखाते हैं कि उसके ऊपर कोई अटैक करता है जिसकी वजह से मिंग की सारी मेरिडियंस कट जाती हैं। अब मिंग फ्यूचर में कभी भी अपनी बॉडी में की को कल्टीवेट नहीं कर पाएगा। और यहीं पर हमारी स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। मिंग कहता है, ज़ैंग जी तुम बहुत ज्यादा बुरे हो, तुमने मेरी मैरिट को काट दिया ताकि मैं कभी भी की को कल्टीवेट ना कर सकूं और साथ ही तुमने मेरे रेड ड्रैगन फ्लावर को भी चोरी कर लिया। सिर्फ तुम्हारी वजह से अब मुझे इस तरह के बॉडी कल्टीवेशन मेथड्स को यूज करना पड़ रहा है ताकि मैं अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकूं। मिंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, ज़ैंग जिन मैं इस बात को कभी भी नहीं भूलूंगा, तुमसे भी इस बात का बदला लूंगा। नेक्स्ट सीन जी मैंशन का दिखाया जाता है। जी मैंशन तो काफी ज्यादा बड़ा होता है लेकिन हमारे हीरो मिंग जी मैंशन में नहीं रहता। ये मैंशन के साथ में एक छोटा सा कॉटेज होता है, वहाँ पर हमारा हीरो रहता है और यहीं पर इसके सेकंड कजन की एंट्री होती है जो कि एक नौकर के साथ आता है और ये नौकर जैंग जिंग का है। वो नौकर आते ही दरवाजे के ऊपर किक मारता है और दरवाजा खोल देता है और वो दोनों अंदर आ जाते हैं, जबकि मिंग भी घर के अंदर ही बैठा होता है। उन दोनों को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जैन सिकैंग उससे कहता है, हेलो मेरे लिटिल ब्रदर, या फिर मैं तुम्हें जीनियस मिंग कहूँ। तुम्हारी बॉडी और तुम्हारे कपड़ों को देखकर तो लगता है जैसे तुम फिर से उस ठंडे पानी में बैठकर अपनी बॉडी को कल्टीवेट कर रहे थे। तुम्हारे लिए तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है। जियोंग हंसते हुए उससे कहता है, तुम्हें अपने बारे में पता होना चाहिए, तुम्हें ये सब कुछ पता होना चाहिए कि कचरा हमेशा कचरा ही रहता है, कभी भी वो टप पर नहीं आ सकता। जैसे एक जूता जो कि हमेशा पाँव में रहता है उसे कभी सर पे नहीं रखा जाता। जियोंग के साथ उसका जो नौकर होता है वो भी काफी बड़ा कमीना होता है। उसने अपने हाथ में एक बाउल पकड़ा होता है जिसके अंदर एक मछली रखी होती है और वो बहुत ही बासी और सड़ी सी मछली होती है। यानी कि वो लोग अपना खाना खाने के बाद जो भी बचा हुआ खाना होता है वो सारा उस बाउल के अंदर रखकर उसके पास ले आते हैं। जियोंग उसे कहता है, तुम्हारे खाने का वक्त हो गया, कचरे के लिए कचरा लेकर आए हैं, जल्दी से इसे खा लो। नौकर उसे कहता है, चलो जल्दी से इसे खा लो, मुझे बाद में बर्तन भी धोने हैं। उस नौकर का नाम सैनर हु होता है। मिंग उसे कहता है, सैनर क्या ये तुम्हारा आइडिया था कि मुझे बचे कुचे खाने और इस तरह के बासी खाने देने का? सैनर उसे कहता है, तो क्या अगर मेरा आइडिया था तो क्या तुम मुझे मारोगे? मिंग आगे बढ़ता है और उस बाउल को उठा लेता है और साथ ही उसके मुंह पर दे पटक मारता है क्योंकि उस बाउल के अंदर मछली रखी हुई थी। मछली के बहुत सारे कांटे उस बेचारे के चेहरे में दस जाते हैं और वो चिल्लाना शुरू कर देता है। इस बात से सैनर काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो अपनी पाम टेक्निक को यूज करते हुए मिंग पर अटैक करने लगता है, लेकिन मिंग जल्दी से साइड पर हो जाता है और साथ ही अपना घुटना उसके अंडों पर मारता है जिससे उसके अंडे फूट जाते हैं। मिंग गुस्से के चौथे लेवल पर होता है। साथ उससे कहता है, दोबारा अगर कभी तुम इस तरह का बचा कुचा खाना मेरे लिए लेकर आए तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। जियोंग चिल्लाते हुए मिंग से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे सामने हमारे नौकर पर तुमने अटैक किया? लगता है कि तुम्हें अपनी जान की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। मिंग उसे कहता है, जियोंग अगर तुम्हें ये बात पसंद नहीं आई तो फिर तुम मेरे साथ फाइट कर सकते हो और फिर देखते हैं कि कौन किसको मारता है। मिंग की ये वाली बात सुनने के बाद वो सोचने लग जाता है और कहता है, जब से इस कमीने के पेरेंट्स मरे हैं तब से इसने कभी भी गिव अप नहीं किया। ये हमेशा अपनी बॉडी को कल्टिवेट करता रहता है, यहाँ तक कि बड़े भाई जियोंग ने इसकी मेरिडियंस को ब्लॉक कर दिया है। अब ये कभी भी अपनी की को कल्टिवेट नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी ये हमेशा उस ठंडे पानी में बैठकर अपनी बॉडी को कल्टिवेट करता रहता है। इसे लगता है कि ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकता है। यहाँ पर इसके हाथों से थोड़ी सी बेइज्जती करवा लेना अच्छा वजह है। इसके साथ कि इसके साथ फाइट की जाए। मुझे नहीं पता कि इसकी बॉडी कितनी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, कहीं ये मुझे मार ही ना डाले। जियांग मिंग से कहता है, तुम बस यहीं पर इंतजार करो, तुम्हें पता है ना ये किसका नौकर है? ये यांग का नौकर है, वो तुमसे इस बात का बदला जरूर लेगा। और साथ ही यांग शैनर से कहता है, शैनर चलो यहाँ से चलते हैं और जाके जियू लिंग को बताते हैं। उनके चले जाने के बाद मिंग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, इस जियू लिंग को तो मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरी रेड ड्रैगन ग्रास को चोरी किया, मेरी मेरिडियंस को ब्लॉक कर दिया ताकि मैं कभी भी अपनी की को कल्टीवेट ना कर सकूं। नेक्स्ट सीन कुछ देर के बाद का होता है। मिंग को बहुत ज्यादा भूख लगती है, उसके पेट से आवाज आ रही होती है। वो आगे बढ़ता है और अपने बर्तन के अंदर चल के चेक करता है कि वहां पर चावल पड़े हुए हैं या नहीं, लेकिन उसके पास सारे चावल खत्म हो चुके होते हैं। मिंग कहता है, मेरे पास तो सारे चावल खत्म हो गए, लगता है कि मुझे फिर से गाँव में जाके चावल खरीद कर लाने पड़ेंगे। मिंग अपना बैग उठाकर गांव निकल पड़ता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर की तरफ जा रहा होता है वहीं पर एक सूखे हुए दरख्त के नीचे एक भिखारी बैठा होता है। वो भिखारी उसे देखकर हंसना शुरू कर देता है और कहता है, ओए लड़के, क्या तुम स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो? मिंग उसकी बात सुनकर रुक जाता है और कहता है, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? वो भिखारी उसे कहता, हाँ मैं तुम्ही से बात कर रहा हूँ। हाँ, पर तुम्हारे अलावा और कौन है? मुझे तुम्हारी बॉडी से बहुत ज्यादा नफरत महसूस हो रही है, जैसे कि तुम किसी से बदला लेना चाहते हो। मैं तुम्हें इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ कि तुम किसी से भी बदला ले सकते हो। मिंग उसकी बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, इसी मेरे बारे में कैसे पता है कि मेरी मेरिडियंस को कट कर दिया गया? निकल पड़ता है, लेकिन जैसे वो बाहर की, ये मांगने वाला वाकई में कोई महान मास्टर तो नहीं है।
जो कि यहाँ पर भिखारी के रूप में आया है। वो भिखारी मिंग से कहता है, आज रात जब चांद आसमान पर चमकेगा, सबसे ऊंची वाली पहाड़ी के ऊपर आ जाना। मैं तुम्हें वहीं पर मिलूंगा और साथ ही मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट सीन रात के वक्त का होता है। रात के वक्त आसमान पर चांद निकल आता है। मिंग अपने ही कॉटेज में लेटा होता है और वो सोच रहा होता है, अब मैं क्या करूं? क्या मुझे उस भिखारी पर यकीन करना चाहिए? वैसे भी मेरे पास खोने को कुछ भी नहीं है। अगर मैं उसकी बात मानकर वहां पर चला जाता हूं तो क्या होगा? चलो देखते हैं। मिंग अपने कॉटेज से बाहर चल जाता है। वो पहाड़ी की तरफ जा रहा होता है तो रास्ते में उसे वो भिखारी मिलता है। वो कहता है, तो तुम आ गए, चलो मेरे साथ आओ। भिखारी आगे आगे चलना शुरू कर देता है। वो दोनों जंगल के रास्ते से पहाड़ों की तरफ जा रहे होते हैं। मिंग उसे कहता है, हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं? यहाँ पर तो बहुत ज्यादा ठंड है, तो मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हो? भिखारी उसे कहता है, अपनी बकवास बंद करो, कितनी देर से बातें कर रहे हो, चलो चुपचाप मेरे साथ आओ। फिर वो दोनों चलते चलते एक पहाड़ी के पास पहुंचते हैं। उसके टॉप के ऊपर चले जाते हैं। भिखारी उसे कहता है, चलो जल्दी से यहाँ पर बैठ जाओ। मिंग वहां पर जाकर बैठ जाता है। बूढ़ा भिखारी उसे कहता है, मुझे पता चला है कि तुम्हारी मेरिडियंस को कट करने से पहले तुम्हारी बॉडी में बहुत ज्यादा कल्टीवेशन थी। मिंग उसे कहता है, अच्छा ठीक है, तुमने कहा था कि तुम मेरी किस्मत का हाल भी बताने वाले हो, चलो मुझे जल्दी से बताओ कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है। भिखारी आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है, तुम्हारी किस्मत में बहुत कुछ लिखा हुआ है। तुम्हारी किस्मत में लिखा है कि तुम्हारी ये वाले जो बॉडी है ये इस पूरी दुनिया पर राज करेगी। और साथ ही वो अपने हाथों पर अपनी की पावर को रिलीज करते हुए उसके माथे की तरफ अपने हाथों को कटता है और उसके ऊपर एक स्पेल कास्ट कर देता है। जैसे ही वो मिंग के ऊपर एक स्पेल कास्ट करता है, मिंग की बॉडी वहीं पर हैंग हो जाती है, यानी कि वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाता। मिंग भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा। वो बूढ़ा भिखारी आगे से और भी ज्यादा हंसना शुरू कर देता है और अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए अपनी गालों पर हाथ रख लेता है। असल में ये बूढ़ा भिखारी एक बहुत बड़ा फरेबिया है। भिखारी हंसते हुए मिंग से कहता है, अब जबकि तुम्हारी बॉडी मेरी होने वाली है तो चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हें अपने बारे में बता देता हूँ। इस बात से कौन सा फर्क पड़ने वाला है? वैसे भी तुम यहाँ पर मरने वाले हो। भिखारी उसे कहता है, पहले मैं एक जनरल हुआ करता था रोजफिंच कंट्री का, लेकिन बहुत सारे बुरे लोगों के चलते उन सब लोगों ने मेरी फैमिली को मार डाला। मैं सिर्फ अकेला ही बचा। मैं उन सारे लोगों के हाथों से वहां से तो बचकर आ गया। मैं काफी अरसा तक इधर उधर भटकता रहा। फिर एक दिन अचानक मुझे एक स्क्रोल मिला जिसके अंदर एक एंशिएंट टेक्निक लिखी हुई थी जिससे मैं अपनी बॉडी को रीशेप कर सकता हूँ, इनकारनेट कर सकता हूँ, वो भी किसी की बॉडी में भी। मैंने उस टेक्निक को यूज करते हुए हेवनली अर्थ के एक इनर डिसाइल की बॉडी ले ली और 30 साल तक मैं उसी की बॉडी में रहा। 30 साल के इस अरसा में मैं हेवनली अर्थ मार्शल आर्ट एकेडमी का मैनेजमेंट का हेड बन गया, लेकिन मेरे लिए इतना सब कुछ काफी नहीं था। मैंने हेवनली अर्थ मार्शल आर्ट्स एकेडमी के बहुत सारे राज और बहुत सारी टेक्निक्स को चोरी कर लिया। जब मैं उन चीज़ों को चोरी करके वहाँ से भाग रहा था, वहाँ के कुछ सेंट लेवल के मार्शल आर्टिस्ट मेरे पीछे लग गए। मैंने उन सबसे अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश की, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो चुका था क्योंकि उन सेंट लेवल के मार्शल आर्टिस्ट ने मेरे पर अटैक किया था। वहां से भागते हुए रास्ते में मुझे एक भिखारी की बॉडी नजर आई जो कि मरने की स्टेज पर था क्योंकि वो बहुत ज्यादा भूखा था, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने अपनी बॉडी को दोबारा से री इनकारनेट कर लिया और उसी भिखारी की बॉडी में चला गया और तब से मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कभी मुझे कोई अच्छी बॉडी मिलेगी और फिर मेरी नजर तुम पर पड़ी। तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा अच्छी है। मिंग से कहता है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मेरी बॉडी तुम्हारे किसी भी काम नहीं आएगी। मेरी तो मेरिडियंस को कट कर दिया गया है, मैं तो की को भी गैदर नहीं कर सकता। भिखारियों से कहता है, इसे बार बार अपनी बॉडी कहना बंद करो, अब ये बॉडी मेरी होने वाली है और वो भी बहुत जल्दी। और साथी को अपने पास एक छोटी सी बॉटल निकालता है और कहता है, इस बॉटल के अंदर एक पिल रखी हुई है जिसको ब्लेसिंग पिल कहते हैं। उस स्पेशल पिल को खाने से हम लोग अपनी की कल्टीवेशन को दोबारा से बहाल कर सकते हैं, यानी कि हमारी मेरिडियंस फिर से रन हो जाएंगी। ये पिल वाकई में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। एक बार मैंने बॉडी में आने के बाद इस पिल को खा लिया तो तुम्हारी बॉडी मेरे लिए सबसे ज्यादा पावरफुल बॉडी साबित होगी और अगले कई सालों तक मुझे नई बॉडी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिंग उसे कहता है, लेकिन एक ना एक दिन तुमने जो कुछ भी किया है इस सब का तुम्हें हिसाब चुकाना होगा। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। भिखारी उसे कहता है, तुम्हें किसने कहा कि मुझे सबका हिसाब चुकाना पड़ेगा? इस कंट्री में वीक के लिए कोई भी जगह नहीं है। वीक को हमेशा कचरा और लूजर समझा जाता है। सिर्फ स्ट्रांग ही सर्वाइव कर पाते हैं। क्योंकि तुम बहुत ज्यादा वीक हो, इसी वजह से तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। मैं अपने आप को ब्लेम करना चाहिए। भिखारी उस पिल को अपने हाथ पर निकालता है और कहता है, तुम इस पिल को डायरेक्टली अपने मुंह से नहीं खा सकते। मुझे इस पिल को तुम्हारी बॉडी के अंदर, तुम्हारे दिल के अंदर रखना होगा, लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम इससे मरोगे नहीं। मिंग आगे से चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है, अपनी बकवास बंद करो। तुम मेरे दिल के अंदर एक पिल रखने की बात कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि मेरी बॉडी को ओपन करने के बाद मेरे दिल के अंदर पिल रखने से मैं बच जाऊंगा?
मुझे अभी छोड़ दो वरना तुम सीधे जन्नम में जाओगे। तुम बहुत ही बुरे और ईविल हो मिंग। क्योंकि वहां पर बैठा हुआ वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर सकता, वो भिखारी अपने हाथ पर अपनी की पावर को रिलीज करता है और साथ ही अपनी पाम टेक्निक को यूज करते हुए उसकी चेस्ट के ऊपर अपना हाथ लगाता है। जैसे ही वो उसकी चेस्ट के ऊपर अपनी की पावर को रिलीज करता है, वहां पर एक जबरदस्त की पावर निकलती है और उसी वक्त मिंग के हार्ट के अंदर दिखाते हैं वो पिल उसके हार्ट के अंदर चली जाती है। वो स्पेशल पिल जिसका नाम ब्लेसिंग पिल है, उसके अंदर बहुत सारे डेविल्स की आत्माएं हैं। वो सारी आत्माएं भी उसकी बॉडी के अंदर चली जाती हैं। अगले चैप्टर में देखेंगे कि आगे क्या होगा। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना।